हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्र। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के केस में क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिली है, स्पेशली कंसिडरिंग कि उनका केस सुप्रीम कोर्ट में एक बार वापस से हियरिंग के लिए आएगा अक्टूबर 29 को। अब इस अक्टूबर 29 के पहले के पीरियड में बहुत सारे ही लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं। सोनम वांगचुक के केस में एक एडवाइजरी बॉडी भी फॉर्म हो गई है जिनकी काम है इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने की, और उसके साथ ही उनकी वाइफ गीतांजलि आंगमो ने बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज पर। तो ये पूरा मुद्दा क्या है और इस बारे में लॉ क्या कहता है, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। अब व्यूअर्स, सोनम वांगचुक के केस पर और उन पर फोकस करने से पहले एक बार उनकी वाइफ के कुछ एलिगेशंस पर फोकस कर लेते हैं जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिसेंटली बताया है एक और एफिडेविट सबमिट करते हुए। अब यहाँ पे उनकी वाइफ ने रिपोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अंडर कांस्टेंट सर्वेलेंस है जब से वो दिल्ली आई है तब से ही, और जब से उनके हस्बैंड अरेस्ट हुए हैं तब से ही। इन एन एफिडेविट सबमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट उन्होंने क्लेम किया है कि वो अंडर सर्वेलेंस और फॉलो तब से हो रही है जब से वो दिल्ली आई है, और ये बात उन्होंने 30 सितंबर 2025 से नोटिस की है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो सर्वेलेंस उन पर हो रहा है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है। अब व्यूअर्स, आपको बता दें कि सोनम वांगचुक को डिटेन किया था सितंबर 27 के दिन, उन्हें कस्टडी में लिया गया था और उन पे इल्जाम लगे थे कि उन्होंने मॉब को इंसाइट किया है, उन्हें भड़काया है, स्टेटहुड की डिमांड करते हुए प्रोटेस्ट जो हो रहे थे उनको वायलेंट जानबूझकर उन्होंने करवाया है। और अभी वो जोधपुर की एक जेल में मौजूद है और उनके तहत चार्जेस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के लगे हैं। पर सवाल व्यूअर्स, लोगों के मन में ये उठा है कि क्या एक फैमिली मेंबर पे एनएसए एक्ट के तहत चार्जेस लगने से फैमिली मेंबर्स के भी राइट्स प्रिवेसी के स्पेशली हैम्पर हो सकते हैं या इन्फ्रिंज किए जा सकते हैं। अब इस सवाल का जवाब जब तक हम देखते हैं उसके बाद ही सोनम के केस में एक लेटेस्ट अपडेट देखने को मिली है जहां पे एक एडवाइजरी बॉडी फॉर्म हुई है। अब व्यूअर्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनकी वाइफ गीतांजलि आंगमो ने ही ये इंफॉर्मेशन दी है, लोगों तक पहुंचाई है। अब उन्होंने व्यूअर्स बताया है कि एडवाइजरी बोर्ड जो कि वांगचुक के रिप्रेजेंटेशन को सुनने वाली है एट जोधपुर सेंट्रल जेल, उसमें है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम.के. हंजूरा, रिटायर्ड जज, हाईकोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के एज चेयरमैन। फिर है मिस्टर मनोज परिहार, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ले, और वहीं मिस पाल्जेज आंगमो, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कारगिल। उन्होंने कहा कि वो सोनम वांगचुक के फ्रेंड की तरफ से मौजूद रहेंगी जो कि लॉ अलाउ करता है, एंड उन्होंने फुल ट्रस्ट दिखाया है इस एडवाइजरी बॉडी में टू स्टैंड फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस। अब व्यूवर्स, यहाँ पर आप सबके मन में एक सवाल उठेगा कि ये एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है। तो व्यूवर्स, आपको बता दें कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो चार्जेस लगे हैं सोनम वांगचुक के खिलाफ, उस एक्ट में एक एडवाइजरी बोर्ड की भी बात की गई है, और चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। अब व्यूवर्स, यहाँ हम देख सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, और यहाँ पे अगर हम एडवाइजरी बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है सेक्शन 9 में, 10 में, 11 में, जहाँ पे प्रोसीजर भी दिया गया है कि आखिर ये एडवाइजरी बोर्ड क्या करेगा। पहले अगर हम सेक्शन 9 पर फोकस करें तो वो देता है कि इस एडवाइजरी बोर्ड में हो कौन सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ईच स्टेट गवर्नमेंट शैल व्हेनेवर नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर एडवाइजरी बोर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। और ऐसे हर बोर्ड में 3 मेंबर्स होंगे, who are or have been or are qualified to be appointed as judges of a high court, and such persons shall be appointed by the appropriate government। और यहाँ पे व्यूवर्स हम देख सकते हैं कि इन 3 मेंबर्स में भी दिया गया है कि one of the members of the advisory board who is or has been a judge of a high court to be its chairman, और वहीं एंड इन द केस ऑफ अ यूनियन टेरिटरी द अपॉइंटमेंट टू द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एनी पर्सन हु इज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट शैल बी विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। और जिसके बाद बात आती है कि कौन से केसेस एडवाइजरी बोर्ड के पास जाएंगे, यानी कि सेक्शन 10 रेफरेंस टू एडवाइजरी बोर्ड्स। अब यहाँ पे कहा गया है कि सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट इन एवरी केस वेयर अ डिटेंशन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस एक्ट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल विद इन 3 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन ऑफ अ पर्सन अंडर द ऑर्डर placed before the advisory board constituted by it under section 9 the grounds on which the order has been made and the representation if any made by the person affected by the order, and in case where the order has been made by an officer mentioned in subsection 3 of section 3 also the report by such officer under subsection 4 of that section। तो व्यूअर्स, यहाँ पे दिया गया है कि अब इस एडवाइजरी बोर्ड के सामने सारे केसेस आएंगे जहां पे एक डिटेंशन किया गया है इस एक्ट के अंदर, और यहाँ पे वो ऑर्डर प्लेस किया जाएगा जिसकी वजह से डिटेंशन ऑर्डर दिया गया था किसी पर्सन के खिलाफ, और अगर उस पर्सन की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन आना है जिनके खिलाफ ये ऑर्डर गया था और वो अफेक्टेड है इस ऑर्डर से, तो वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जैसा कि इस केस में गीतांजलि करने वाली है एज अ
फ्रेंड ऑफ सोनम वांगचुक, जो कि लॉ अलाउ करता है। और जिसके बाद हम एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, वो है प्रोसीजर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। अब एडवाइजरी बोर्ड फॉर्म हो गया, वो रेफरेंसेस सुनेंगे, ऑर्डर सुनेंगे, अफेक्टेड पार्टीज के भी रिप्रेजेंटेशन सुनेंगे, बट उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है एडवाइजरी बोर्ड का, तो यहाँ पे दिया है कि आफ्टर कंसिडरिंग द मटीरियल्स जो कि एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखा जाएगा, और सारे इंफॉर्मेशन लेने के बाद उन्हें जो जरूरी लगेगा, जिसके लिए उन्हें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी होगी, उसके बाद ये एडवाइजरी बोर्ड सबमिट करेगी अपनी रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इन 7 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन ऑफ द पर्सन कंसर्न। जिसके बाद द रिपोर्ट ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड शैल स्पेसिफाई इन अ सेपरेट पार्ट thereof the opinion of the advisory board as to whether or not there is sufficient cause for the detention of the person concerned। अब यहाँ जो एडवाइजरी बोर्ड का रिपोर्ट होगा, उसमें वो एक सेपरेट पार्ट में अपना ओपिनियन देंगे कि क्या ये जो डिटेंशन ऑर्डर एक स्पेसिफिक पर्सन के खिलाफ पास हुआ है वो सफिशिएंट कॉज रखता है या नहीं। फिर यहाँ पे लिखा है कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स के बीच में, तो ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी यहाँ पे ली जाएगी। और वही सबसेक्शन 4 में लिखा भी गया है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एंटाइटल एनी पर्सन जिसके अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर दिया गया है टू अपीयर बाय एनी लीगल प्रैक्टिशनर इन एनी मैटर कनेक्टेड विद द रेफरेंस टू द एडवाइजरी बोर्ड। और इसके बाद व्यूअर्स एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही गई है कि जो प्रोसीडिंग्स है एडवाइजरी बोर्ड के और उनकी रिपोर्ट एक्सेप्ट द part of the report in which the opinion of the advisory board is specified shall be confidential। यानी कि एडवाइजरी बोर्ड की जो रिपोर्ट आएगी, प्रोसीडिंग्स होगी, वो कॉन्फिडेंशियल होगी एक्सेप्ट दैट पार्ट जहां पे एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन दिया गया होगा। और उसके बाद व्यूअर्स हम देख सकते हैं कि सेक्शन 12 भी यहाँ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्शन अपॉन द रिपोर्ट ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। यानी कि एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट आ गई और उसमें जो भी ओपिनियन दिया रहेगा, जो भी सफिशिएंट कॉज दिया रहेगा, उसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे कंफर्म द डिटेंशन ऑर्डर and continue the detention of the person concerned for such period as it thinks fit, or in any case where the advisory board has reported that there is in its opinion no sufficient cause for the detention of a person, the appropriate government shall revoke the detention order and cause the person concerned to be released forthwith। यानी कि एडवाइजरी बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करती है। अगर वो मानती है कि सफिशिएंट कॉज है जिस पर्सन के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया है, तो गवर्नमेंट उसे और जितने समय तक उन्हें सही लगे उसे डिटेंशन में रख सकती है। बट यही अगर एक रिपोर्ट में आता है कि सफिशिएंट कॉज नहीं था, तो उस पर्सन को तुरंत ही छोड़ना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, इससे हम ये समझते हैं कि सोनम वांगचुक के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो ये केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पर आ गया है। तो आपकी क्या राय है व्यूअर्स, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।